नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत ही हमें वीक होती हुई नजर आती हैं, क्रिटिकल लेवल पर ट्रेड करती हुई नजर आती है। यूएस मार्केट्स ऑलरेडी काफ़ी वीक हो चुके हैं, काफ़ी गिरावट वहां पर दिखा दी है। अगर बात करें कोविड-19 के बारे में तो वहां पर भी सेकेंड वेव देखने को मिल रहा है। कई देशों में सेकेंड लॉकडाउन ऑलरेडी री इम्पोज कर दिया है, तो इसके चलते हमारी मार्केट्स पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, निफ्टी फिफ्टी का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले यूएस मार्केट्स के बारे में बात करते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो कि यूएस का काफी पॉपुलर इंडेक्स है, जो कि ट्रेड कर रहा है 26,500 के आसपास। आप देख पाएंगे काफी गिरावट हमें यहां पर देखने को मिल रही है। डबल टॉप यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है 29,000 के आसपास। इसने 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया और वापस हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलेगा, आप देख पाएंगे 29,000 के आसपास डबल टॉप बॉटम नहीं, माफ कीजिए, डबल टॉप हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया है, मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिली थी और फिर से मार्केट ऊपर गया, इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया और जो पहले का सपोर्ट जोन था वो हमें टूटता हुआ नजर आ चुका है। 27,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो ऑलरेडी टूट चुका है और उससे 500 पॉइंट ऑलरेडी डाउ जोन्स हमें नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो काफी यूएस मार्केट्स में वीकनेस देखने को मिल रही है, जिसका रीजन हम सभी को बताया। यूएस में इलेक्शंस देखने को मिल रहा है, तो ऑफकोर्स उन्हीं का मार्केट है, तो वहां पर वॉलिडिटी हमारे मार्केट से ज्यादा ही देखने को मिलने वाली है। यूएस के दूसरे कुछ इंडेक्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे S&P 500 इंडेक्स में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 3260 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। नैस्डैक भी काफी वीक हो चुका है, 12,000 के आसपास नैस्डैक हमें पहुंचता हुआ नजर आया था, लेकिन फिलहाल 11,000 का लेवल भी टूट चुका है। 10,900 पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो 11,000 का लेवल भी हमें सिग्निफिकेंटली तो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी वीकनेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और जो डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है वो भी क्लियरली दर्शा रहा है कि रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई देता है और जो 27,000 का डाउ जोन्स का सपोर्ट था वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये अच्छा सिग्नल बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। यूएस मार्केट्स के बारे में बात कर ली है। यूरोपियन मार्केट्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स एंड्योर वर्स्ट वीक सिंस जून। यूरोपियन स्टॉक सेट फॉर वर्स्ट वीक सिंस मार्च एज कोविड-19 एंड इलेक्शन वरीज वे ऑन इन्वेस्टर्स। तो यहां पर भी सिचुएशन अच्छी दिखाई नहीं दे रही, यहां पर भी अच्छा खासा करेक्शन हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। कोरोना वायरस सेकेंड वेव का खतरा भी हमें यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। रिपोर्ट्स का मानना है कि कोरोना वायरस सेकेंड वेव इंग्लैंड सेट फॉर अनदर वायरस लॉकडाउन, तो इंग्लैंड में भी वापस हमें यहाँ पर लॉकडाउन देखने को मिल सकता है। अगर बात करें ग्रीक पीएम के बारे में तो उन्होंने ऑलरेडी पार्शियल कोरोना वायरस लॉकडाउन यहाँ पर अनाउंस कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। कई देशों में यहाँ पर ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है लॉकडाउन को। कौन से हैं वो देश, उसके बारे में बात करते हैं। फ्रांस और जर्मनी ऑलरेडी यहाँ पर सेकंड लॉकडाउन में एंटर कर चुके हैं, तो सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। इंटरनेशनली कई ऐसे देश हैं जो कि लॉकडाउन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इंटरनेशनल मार्केट्स हमें वीक होते हुए नजर आएंगे और अगर इंटरनेशनल मार्केट्स वीक होते हैं तो हमारी मार्केट्स भी ज्यादा देर तक हमें ज्यादा ग्रीन रहती हुई नजर नहीं आएगी, ज्यादा तेजी तो स्पेशली यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है। निफ्टी फिफ्टी के पी रेशियो के बारे में बात करें तो 30 अक्टूबर 2020 को पी रेशियो 31.9 हो चुका है, करेक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ पर पी रेशियो भी 34 के ऊपर जो ट्रेड करा था वहां पर हमें नीचे आकर 32 के आसपास आता हुआ नजर आता है और जो अर्निंग्स देखने को मिले हैं आईटी सेक्टर के अर्निंग्स भी अच्छे आए थे, तो उसके कारण भी पी रेशियो में एडजस्ट होता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर करंटली भी बात करें तो 30+ पी रेशियो भी कोई ज्यादा हमें वीक दिखाई नहीं दे रहा है। नॉर्मली 25 के आसपास जब पी रेशियो ट्रेड करता था, 28 के आसपास करता था, तब भी ऐसे चांसेस बढ़ जाते थे कि करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अभी भी अगर हम ऐसा सोचेंगे कि ये पी रेशियो काफी सस्ता हो चुका है तो वो मेरे हिसाब से यहां पर गलत डिसीजन होने वाला है। FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मंथ डील FII ने 14,000 करोड़ से भी ज्यादा का कैपिटल इन्फ्यूज किया है। लेकिन अगर बात करें DIIs के बारे में तो DII ने मंथ डील 17,000 करोड़ से भी ज्यादा का मनी यहां पर बाहर निकाल लिया है। तो नेट अगर बात करें तो यहां पर पैसा बाहर निकलता हुआ नजर आता है। FII जितना डाल रहे हैं उससे ज्यादा DII यहां पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी फिफ्टी के डेली चार्ट्स पर आने के बाद हमें पता चलता है कि काफ़ी समय से इनडिसीजन हमें पता चलता है, काफ़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर बनी हुई है, काफ़ी हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन या वॉलेटाइल सिचुएशन दिखाई दे रही है। निफ्टी फिफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करता है तो भी अच्छी तरह से जाना ही पड़ता है और नीचे आने की कोशिश करता है तो ज़्यादा गिरावट भी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो हमें दिखाई दिया था, आप देख पाएंगे निफ्टी फिफ्टी ने 50 डेज के EMA के आसपास सपोर्ट लिया और थोड़ी सी तेजी दिखाई, लेकिन 20 डेज का मूविंग एवरेज जो था वहां पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और वापस हमें गिरावट
गिरावट देखने को मिली है। तो आप देख पाएंगे फिलहाल हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 20 डेज का ईएमए जो कि कैलकुलेट होकर आता है 11,730 के आसपास, ये रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दे सकता है। और सपोर्ट की बात करें तो 50 डेज का मूविंग एवरेज जो कि 11,529 के आसपास बनकर आता है। तो ये लेवल हम एज अ सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एकदम शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। अगर बात करें इसके 200 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में, जहां पर फिलहाल निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, जब इस जहां पर निफ्टी में हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली थी, करेक्शन देखने को मिला था, वो लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 11,030 के आसपास का लेवल। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 48.04, जो कि हम देख सकते हैं थोड़ा सा हमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में, तो एमएससीडी में जो क्रॉसओवर हमें फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण हो चुका है, जो कि दर्शा रहा है कि यहाँ पर और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ही निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट लिया था और थोड़ी सी तेजी दिखाई थी। अगर बात करें मीडियन के बारे में तो वह 11,800 के आसपास का लेवल, अपर बैंड है 12,061 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 11,218 का लेवल। अगर बात करें रेजिस्टेंस के बारे में तो जो रेजिस्टेंस फिलहाल निफ्टी को फेस करना पड़ा है वो 12,000 के आसपास का पिवट रेजिस्टेंस था और तुरंत ही मार्केट में हमें थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिला, 300 पॉइंट हमें नीचे आते हुए नजर भी आई थी। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 10,800 का पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई देता है। अब बात करें इसके वीकली चार्ट्स के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप देख पाएंगे इस वीक की जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है क्लियरली हमें बियरिश कैंडल बनती हुई नजर आती है। जो ओपनिंग हुई थी उसी के आसपास हाई बना और फिर गिरावट देखने को मिली, थोड़ा सा ही हमें रिकवरी देखने को मिला था। जो लो बना था उसे थोड़ा सा ऊपर जाकर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, तो ज्यादा रिकवरी देखने को नहीं मिले। तो ओवरऑल यहाँ पर हमें बियरिश कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि फिलहाल जो सेंटीमेंट चल रहा है थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आता है। अगर इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पर हम देख पाएंगे जो लास्ट मंथ अक्टूबर की जो कैंडल हमें बनती हुई नजर आती है, यहां पर भी क्लियरली हमें पता चलता है कि थोड़ा सा बियरिश मोमेंटम बनता हुआ नजर आता है। भले ही ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ओपनिंग देखने को मिला, उसके आसपास ही हमें लो बनता हुआ नजर आया था, उसके बाद भारी तेजी देखने को मिली, 12,000 के आसपास निफ्टी पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद करेक्शन देखने को मिला और वापस हमें निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिली 11,600 के आसपास, जहां पर पिछले मंथ का हाई बनता हुआ नजर आया था, उसी के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो हम समझ सकते हैं कि प्योरली बुलिश कैंडल हमें बनती हुई नजर नहीं आ रही है, थोड़ा सा बियरिश टिंज भी हमें दिखाई देता है। ज्यादा बियरिश भी नहीं कहेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं न्यूट्रल टू बियरिश कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आता है। मंथली कैंडल पर सपोर्ट के बारे में बात करें तो फिलहाल जब 20 मंथ्स का ईएमए जो कैलकुलेट होकर आता है, उसी के आसपास निफ्टी 50 ने सपोर्ट लिया था और वापस तेजी भी दिखाई थी। तो ये लेवल कैलकुलेट होकर आता है 10,959 के आसपास का लेवल, जहां पर पिछले महीने निफ्टी ने सपोर्ट लिया और थोड़ी सी हमें तेजी भी दिखाई, 12,000 के आसपास पहुंच चुका था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है अगर निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो ऐसे समय में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो मेरा मानना है कि जो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट्स हमें दिखाई दे रही है वो कंटिन्यूसली वीक होती जा रही है। डाउ जोन्स में जो हमें वो डबल टॉप वाला जो हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है, वो बिल्कुल भी टेक्निकली बात करें तो वो बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है। यूएस के इलेक्शन है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। यूरोप की बात करें तो वहां पर तो लॉकडाउन वापस लगता हुआ नजर आ रहा है, जो कि वापस इकोनॉमी की सिचुएशन को खराब कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यूरोप के नहीं, ओवरऑल ग्लोबली भी इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि सारे देश एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं, बिजनेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं। तो ऑफकोर्स कंपनीज पर परफॉर्मेंस पर भी फर्क पड़ने ही वाला है। कोरोना वायरस के सेकेंड वेव का डर इंडिया में भी बना हुआ है, लेकिन फिलहाल भगवान की इच्छा से यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस हमें नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और भगवान करे कि वापस ये ऊपर जाते हुए नजर ना भी आए, लेकिन तैयारी हर चीज़ की हमें रखनी पड़ेगी। जो फिलहाल बातें हो रही है कि वापस जब विंटर सीजन आएगा तब केसेस में हमें सर्च देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा। तो फिलहाल जो सिचुएशन देखने को मिल रही है वहाँ पर तो यही पता चल रहा है कि मार्केट के गिरावट के जो चांसेस है, मार्केट के गिरावट के जो रीजंस है वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इन कंपेरिजन टू मार्केट में बुल रन जो देखने को मिलना चाहिए। फिलहाल मार्केट में जो हमें तेजी देखने को भी मिली है, उसके पीछे का भी जो रीजन है वो यही है कि फेडरल रिजर्व ने बहुत ही मनी प्रिंट किया है, जो कि फिलहाल प्रिंट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। स्टिमुलस पैकेज को होल्ड पर रख दिया गया है। वो कह रहे हैं कि जब यूएस के इलेक्शंस के बाद ही हमें फिलहाल यूएस स्टिमुलस पैकेज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूएस के इलेक्शन से पहले स्टिमुलस पैकेज आ जाएंगे, उसके चांसेस बहुत ही कम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इंडिया में भी स्टिमुलस पैकेज की बात हो रही है, लेकिन जैसे कि आपको पता है जो तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी 50 में, वो तेजी हमारे स्टिमुलस पैकेज की वजह से नहीं है, वो तेजी हमें सिर्फ और सिर्फ यूएस के फेडरल रिजर्व की वजह से ही देखने को मिली है। ग्लोबली मार्केट्स में पैसा इन्फ्यूज करने की शक्ति फेडरल रिजर्व के पास ज्यादा हमें दिखाई देती है, तो उस पर उसके स्टिमुलस पैकेज पे ज्यादा डिपेंडेंसी हमें दिखाई दे रही है, जो कि फिलहाल तो आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा कॉशन रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
सोच समझकर इन्वेस्ट करना जरूरी है। ऐसा नहीं है इन्वेस्टिंग टोटली बंद कर देना चाहिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक होना जरूरी है। भले ही 12,000 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 11,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कई ऐसे स्टॉक हैं जो कि अच्छी वैल्यूबल मिल रहे हैं, तो उसे ऐड करने में कोई भी बुराई दिखाई नहीं देती है। लेकिन कैश इन हैंड होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा का सारा कैश एक ही साथ आपने इन्वेस्ट कर दिया है, उसके बाद गिरावट होती है और आपके पास कैश ना हो। तो कैश इन हैंड होना जरूरी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टॉक में वैल्यू दिखाई ना दे रही हो तो उसे अवॉइड करने में कोई भी बुराई मुझे दिखाई नहीं देती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।